हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर्स। आज की हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर एवीआर। इसके बारे में बेसिक से लेकर सारे डिटेल्स आज की वीडियो में हम जान लेंगे फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स, शुरू करेंगे हमारा वीडियो। अगली में एक्साइटेशन का पर्पस क्या है फ्रेंड्स। आप देखिएगा तो नॉर्मली एक जनरेटर है, इसका ये स्टैटर वाइंडिंग है, इसमें रहते हैं स्टैटर वाइंडिंग है और ये इसकी रोटर है। ठीक है, ये रोटर वाइंडिंग को ही हम फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं। इस फील्ड वाइंडिंग में हमको डीसी फील्ड करंट देना पड़ता है फ्रेंड्स। ठीक है, जो हमारा जो स्टैटर में जो ईएमएफ जनरेट होते हैं, ये ईएमएफ किसकी वजह से जनरेट होते हैं? ये हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड जो रोटर ने जनरेट कर रहा था उसकी वजह से होते हैं फ्रेंड्स। जो रोटर में मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से हो रहे हैं? रोटर में जो हमने डीसी करंट दे रहे हैं, फील्ड करंट, इसकी वजह से फ्लक्स बन रहे हैं फ्रेंड्स। सो हमारा जनरेटर में जो वोल्टेज जनरेट होते हैं दैट इज प्रोपोर्शनल टू जो रोटर का फील्ड फ्लक्स है फ्रेंड्स, या रोटर का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब बी मैक्स है। ठीक है फ्रेंड्स, ये रोटर का फ्लक्स का प्रोपोर्शनल रहते हैं। ठीक है, और ये रोटर का जो फ्लक्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू हमारा फील्ड करंट है फ्रेंड्स। तो हमारा जो फील्ड करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा स्टैटर का वोल्टेज है। सो हमारा जो स्टैटर का वोल्टेज बढ़ाना है तो हमको फील्ड करंट को बढ़ाना पड़ेगा, और स्टैटर का वोल्टेज कम करना है तो हमको फील्ड करंट को कम करना है फ्रेंड्स। ये दोनों डायरेक्टली एक दूसरे के साथ रिलेटेड है फ्रेंड्स। सो हमको सबसे पहले एक्साइटेशन किसके लिए चाहिए फ्रेंड्स? हमको वोल्टेज बिल्ड करने के लिए चाहिए, हमको जनरेटर में वोल्टेज बिल्ड करने के लिए, और जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए और मेंटेन करने के लिए। क्योंकि हमारा जनरेटर है, वोल्टेज है जनरेटर का, वो लोड के हिसाब से चेंज होते हैं फ्रेंड्स। लेकिन वो लोड के हिसाब से चेंज नहीं करने के लिए और वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए हमको ये फील्ड करंट को हमको रेगुलेट करना पड़ेगा, सो दैट हमारा जो टारगेट है, जो हमारा जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए फ्रेंड्स, इसी का पर्पस है। इसी की वजह से हम लोग एक्साइटेशन को यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हमको एक्साइटेशन तो यूज़ कर दिया और इसको ऑटोमेटिक मतलब ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर क्यों बोल रहे हैं, और इसको ऑटो करने का क्या पर्पस है फ्रेंड्स? इसका देख लीजिए फ्रेंड्स, अगर हमारा जो जनरेटर है इसको मतलब लोड को जो जिसमें कनेक्ट किया था, उस लोड को जिसमें कनेक्ट किया था हमने जनरेटर को, वो लोड का वेरिएशन रहते हैं और वहाँ लोड से हमको फॉल्ट भी रह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इन केस फर्स्ट केस अगर लोड में वेरिएशन हो रहे हैं फ्रेंड्स, अगर लोड में वेरिएशन हो रहे हैं, अगर ये फील्ड करंट हमको इसका लोड वोल्टेज मेंटेन करने के लिए, जो जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज मेंटेन कर कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए, अगर इस लोड वोल्टेज को मतलब मेंटेन करने के लिए अगर इस फील्ड करंट को हम रेगुलेट नहीं करते, अगर इस फील्ड करंट को कांस्टेंट छोड़ देते हैं इसको ऐसे ही, तब क्या होता है फ्रेंड्स? हमारा इस जनरेटर वोल्टेज है फ्लक्चुएट होता है विथ रेस्पेक्ट टू लोड का वेरिएशन की वजह से। लेकिन हमारा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन 54 में क्लियरली मेंशन किया फ्रेंड्स, हमारा जो लोड का वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज है, हमको मैक्सिमम अलाउड है +- 10% है फ्रेंड्स। तो हमको उसको मेंटेन करने के लिए हमको जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स, मतलब इट इज़ मैंडेटरी है पहले केस है। और दूसरा केस है जब हमको जनरेटर का आउटपुट जहाँ टर्मिनल साइड है या लोड साइड है, अगर जनरेटर में फॉल्ट होते हैं फ्रेंड्स, मतलब जनरेटर में यार हमारा पावर सिस्टम में फॉल्ट होते हैं, हमारा फॉल्ट होने के टाइम पे हमारा पावर सिस्टम का जो स्टेबिलिटी है, जनरेटर का स्टेबिलिटी है, इसका फॉर्मूला है EV/X कॉस डेल्टा, इसको तो पता होगा आपको। अगर इसमें वोल्टेज जितना ज़्यादा मेंटेन करते हैं इंटरनल वोल्टेज जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज, उतना स्टेबिलिटी ज़्यादा रहते हैं फ्रेंड्स जनरेटर में। लेकिन इतना वोल्टेज मेंटेन करने के लिए उस टाइम पे क्या करना पड़ते हैं, हमको इस फील्ड करंट को हमको फोर्स करना पड़ता है फ्रेंड्स, मतलब हमको इसको फील्ड फ्लैशिंग भी बोलते हैं।
इस फीड करंट को हम बहुत ही ज़्यादा इंजेक्ट करते हैं सो दैट हमारा टर्मिनल वोल्टेज मेंटेन करने के लिए, सो दैट हमारा जो कॉमन गोल है इसका डायनेमिक एंड ट्रांसिएंट स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, उस टाइम पे फ्रेंड्स इवन हमारा नॉर्मली हमारा जनरेटर का जो नॉर्मल लोड करंट है 1 पर यूनिट मेंटेन करने के लिए अगर हमारा फीड करंट को फॉर एग्जांपल 10 एम्पियर मेंटेन 10 एम्पियर है फ्रेंड्स, उस केस ऑफ शॉर्ट सर्क्यूट में फ्रेंड्स हमको ये 10 एम्पियर का जो नॉर्मल फीड करंट है वो 100 एम्पियर भी हो सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसी सो दैट इसका स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए सो इस एक्साइटेशन सिस्टम हमेशा ऑटो में ही रहना है फ्रेंड्स। ऑटो में किस लिए रहना है, एक हमारा जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए है और इसकी वजह से हमको डायनेमिक और ट्रांसिएंट स्टेबिलिटी भी बिल्ड हो रहे हैं। और अगर ये ऑटो में रहने से हमारा जनरेटर अ, कोई भी जनरेटर में प्रॉब्लम नहीं है, जनरेटर में फॉल्ट नहीं है, फिर भी हमारा लोड में फॉल्ट प्रॉब्लम वजह से लोड की साइड फॉल्ट की वजह से हमारा जनरेटर अननेसेसरी ट्रिप नहीं होगा फ्रेंड्स। सो हमारा जनरेटर को एक सेफ गार्ड कर देगा वोल्टेज मेंटेन करके और इसका तद्वारा इसको स्टेबिलिटी मेंटेन करके इस जनरेटर को हमारा इनएडवर्टेंट ट्रिपिंग को मतलब अननेसेसरी ट्रिपिंग को हम अवॉइड कर रहे हैं और इसका स्टेबिलिटी भी यूज़ कर रहे हैं। और तीसरा पर्पज है फ्रेंड्स इसका, जो जनरेटर का आपको मिशन कैपेबिलिटी करो देखेगा तो फ्रेंड्स उसमें हर एक रिएक्टिव पावर में इसका एक्टिव पावर कितना दे सकते हैं वो कैपेबिलिटी कर्व है फ्रेंड्स जनरेटर का। ये कैपेबिलिटी कर्व में आपको दिया जाता है हर एक रिएक्टिव पावर में ये कितना मैक्सिमम पावर एक्टिव पावर दे सकते हैं। और हमारा जनरेटर है फ्रेंड्स, ये जनरेटर है सिर्फ एक्टिव पावर सोर्स नहीं है, रिएक्टिव पावर सोर्स भी है फ्रेंड्स। सो हमको जनरेटर को जनरेटर से हमको लोड में जो रिएक्टिव पावर चेंज होते हैं, अगर कोई सडनली कोई इंडक्शन मोटर बड़ा इंडक्शन मोटर चालू हो जाते हैं, इसका हमको जो रिएक्टिव पावर हमको देना है वो तो जनरेटर ही देना पड़ेगा। वो जनरेटर उस टाइम पे सडनली कैसे देते हैं, एक्साइटेशन के थ्रू ही देते हैं। अगर एक्साइटेशन हमारा ऑटो में नहीं रखते हैं फिर वो तो दे नहीं पाएगा, इसीलिए इसको ऑटो में रखना ही है फ्रेंड्स। सो ये भी एक रीज़न है। और दूसरा ये हमारा जो एक्टिव जो हमारा मिशन कैपेबिलिटी कर्व को पूरा यूटिलाइज करने के लिए मतलब जो हमारा जितना रिएक्टिव पावर में या नहीं है तो जितना एक्टिव पावर में जो रिएक्टिव पावर दे सकते हैं मतलब उसको बीट करने के लिए और मिशन को फुल यूटिलाइजेशन करने के लिए पावर कैपेबिलिटी का कर्व के हिसाब से हमको इसको इस जनरेटर को हमको एक्साइटेशन सिस्टम को ऑटो में रखना है फ्रेंड्स। सो इसकी वजह से हमको एक्साइटेशन सिस्टम ज़रूरी है और एक्साइटेशन सिस्टम को ऑटो में रखना भी ज़रूरी है फ्रेंड्स। ठीक है, अभी हम देख लेंगे एक्साइटेशन सिस्टम्स कितना प्रकार का होता है फ्रेंड्स। एक्साइटेशन सिस्टम्स बेसिकली दो टाइप्स होते हैं फ्रेंड्स, एक है डायरेक्ट एक्साइटेशन सिस्टम, इसको स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम भी बोलते हैं। दूसरा है इनडायरेक्ट एक्साइटेशन सिस्टम है, इसको ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम बोलते हैं फ्रेंड्स। और ये ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम है इंडस्ट्रीज में बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, हम शुरू करेंगे फ्रेंड्स एक एक इन डिटेल। पहले स्टैटिक एक्साइटेशन फ्रेंड्स, स्टैटिक एक्साइटेशन में क्या होता है, जो हमारा जनरेटर है उसका जनरेटर का खुद की वोल्टेज से हम एक्साइटेशन को देते हैं फ्रेंड्स। कैसे देते हैं, खुद की वोल्टेज से एक एक्साइटेशन ट्रांसफार्मर है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा जनरेटर तो 11 केवी या 22 केवी जैसा हाई वोल्टेज होगा फ्रेंड्स, लेकिन हमारा एक्साइटेशन वोल्टेज तो लो वोल्टेज होगा, इसीलिए हमको एक एक्साइटेशन ट्रांसफार्मर चाहिए। इट इज़ नथिंग बट एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक है फ्रेंड्स, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इसमें ओवर करंट और इसका ओवर टेम्परेचर का इसका प्रोटेक्शन होगा। और जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वो ले लिया था, इसको एक्साइटेशन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। वो एक्साइटेशन ट्रांसफार्मर हमको हमारा एक्साइटेशन में किसको चाहिए सर, हमको डीसी चाहिए, इसीलिए हमको एक थायरिस्टर ब्रिज रहता है फ्रेंड्स, पैरेलल ब्रिजेस है, सो दैट इसको जो करंट रेटिंग है ये हमारा स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम डायरेक्टली हमारा फील्ड करंट को दे रहे हैं फ्रेंड्स, डायरेक्टली हमारा फील्ड को दे रहे हैं। इसीलिए हमको ये क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, हमको मतलब अलग अलग चैनल में मतलब पैरेलल ले ले रहा था हम लोग,
क्योंकि ये चैनल 1 के लिए ये दोनों हैं और चैनल 2 के लिए ये दोनों है थायरिस्टर से पैरेलली, सो दैट अगर ये फॉर एग्जांपल 800 एम्पीयर का एक्साइटेशन सिस्टम है तो ये 400 लेगा फ्रेंड्स अगर लाइन में है तो, और दूसरा जब स्टैंड में रहता है तो इसमें 0 रहते हैं आइडियली। ठीक है? सो ये इसका पावर सर्किट है थायरिस्टर का बार, थायरिस्टर ब्रिज का बार, ये यहाँ डीसी वोल्टेज बना था, इस डीसी वोल्टेज को ये हमारा फील्ड ब्रेकर है फ्रेंड्स। ठीक है? ये फील्ड ब्रेकर है, इसका पर्पज़ है फील्ड करंट को मतलब फील्ड को कनेक्ट करने के लिए थायरिस्टर ब्रिज के साथ, और जब इन केस फील्ड बंद हो गया फ्रेंड्स तब हमको क्या करना है, ये थायरिस्टर को जो ओवर वोल्टेज जो फील्ड वाइंडिंग की वजह से जाते हैं उसको आइसोलेट करना है, और उस फील्ड वोल्टेज को सेफली हमको डिस्चार्ज करना है थ्रू ये इसका ओवर प्रोटेक्शन सिस्टम है जो सर्ज प्रोटेक्शन का सिस्टम का थ्रू इसको डिस्चार्ज भी करना है फ्रेंड्स। ये हमारा डिस्चार्ज रजिस्टर है, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस सिस्टम है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हमारा ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है, बैक टू बैक डायोड वाला मतलब थायरिस्टर वाला सिस्टम है। इनकेस हमारा सिस्टम में कभी भी ओवर वोल्टेज आता है तो इसके थ्रू हमको डिस्चार्ज रजिस्टर में डिस्चार्ज हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमारा पावर सर्किट है फ्रेंड्स। ये पावर सर्किट में जो हमारा जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज से ही एक एक्साइटेशन ट्रांसफार्मर है, एक्साइटेशन ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन करके हमको हमारा थायरिस्टर ब्रिज से डीसी बनाते हैं। डीसी बनाने के बाद ये हमारा फील्ड ब्रेकर का थ्रू डायरेक्ट हमारा जो जनरेटर का फील्ड वाइंडिंग में थ्रू ब्रश का थ्रू ये हमको जनरेटर का फील्ड वाइंडिंग में इंजेक्ट करते हैं फ्रेंड्स। सो इसमें हमको ब्रशेस रहते हैं फ्रेंड्स, और उसका ये सिस्टम भी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा रहते हैं ब्रशेस की वजह से ये सिस्टम में। ठीक है फ्रेंड्स, और इस सिस्टम में पावर सर्किट में एक और आप देखेगा तो कभी भी अगर सिस्टम में अगर अंडर वोल्टेज रहते हैं या फॉल्ट कंडीशन में, उस टाइम पे क्या होता है फ्रेंड्स, जनरेटर का खुद का टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। खुद का टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से इसका डीसी का वोल्टेज भी कम हो जाते हैं इस थायरिस्टर ब्रिज का, और फील्ड करंट भी कम हो जाते हैं। उसको अवॉइड करने के लिए हमको एक एडिशनल सोर्स दिया गया था, हमारा स्टेशन डीसी सप्लाई से भी दे सकते हैं या स्टेशन ऑक्सिलरी सप्लाई है या कोई भी 415 वोल्ट 3 फेज सप्लाई देकर वो डीसी में बना के एक और इसको आइसोलेट करने के लिए दिया था, उसके द्वारा भी इसको दे सकते हैं फ्रेंड्स, ये इमरजेंसी के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा पावर सर्किट हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, अभी हमारा कंट्रोल सर्किट में हमको कंट्रोल सर्किट में क्या रहना है फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको ये थायरिस्टर्स को हमको कब ऑन करना है, इसका फायरिंग कब देना है, वो सीक्वेंस ही हमारा कंट्रोल सर्किट है फ्रेंड्स। तो इसको फायरिंग कैसे देना है वही हमारा कंट्रोल सर्किट है। इस फायरिंग देने के लिए ये हमारा सबसे पहले हमको दो चैनल है इसमें, तो वो दोनों चैनल को जो हमको सेंसिंग है वोल्टेज और करंट दोनों देते हैं। वोल्टेज करंट दोनों इसीलिए देते हैं हमको, लिमिटर्स को भी ऑपरेट करना है, और एवीआर का डिफरेंट मोड्स रहते हैं। जैसे कांस्टेंट वोल्टेज है, इसका टर्मिनल वोल्टेज को कांस्टेंट करने के लिए, या पावर फैक्टर कंट्रोल मोड भी रहते हैं, या नहीं है तो रिएक्टिव पावर कंट्रोल मोड भी रहते हैं, उसमें रिएक्टिव पावर कांस्टेंट रखते हैं, लोड एंगल कंट्रोल भी रहते हैं। ऐसा डिफरेंट कंट्रोल्स रहते हैं फ्रेंड्स एवीआर में, इसीलिए। और लिमिटर्स में भी बहुत सारे लिमिटर्स है, लोड एंगल लिमिटर्स हैं, इसके बारे में अलग वीडियो हम बना देंगे। वो लिमिटर्स के लिए हमको इसीलिए दोनों वोल्टेज और करंट चाहिए, और एक चैनल के लिए अलग है, दूसरे चैनल के लिए इसके द्वारा भी दे सकते हैं। फॉर रिलायबिलिटी, अच्छे रिलायबिलिटी के लिए डेडिकेटेड मतलब सेपरेटली ये दूसरा सीटी और पीटी का इनपुट इसमें भी देना चाहिए फ्रेंड्स, सो दैट इसका अगर कोई फॉल्ट की वजह से दोनों चैनल में बैठेगा तो नहीं है, इसीलिए पर रिलायबिलिटी की वजह से अलग अलग सी टी पी टी दोनों में दे दिया। ठीक है फ्रेंड्स, और दोनों में दे दिया था। इसके बाद इस चैनल को ये वोल्टेज मतलब हमारा जो फील्ड का करंट भी दे दिया था। फील्ड करंट यहाँ से सी टी है, ये टैप करके फील्ड करंट भी दे दिया था। सो हमारा तीनों इनपुट हो गया, जनरेटर का वोल्टेज हो गया, जनरेटर का करंट हो गया, फील्ड करंट हो गया फ्रेंड्स। ये चैनल्स दो चैनल है, ये चैनल्स के बीच में कैसे कंट्रोल करना है, कौन सी चैनल ऑपरेट करना है, और चैनल का चेंज ओवर कैसे होना चाहिए, ये सब के लिए एक कंट्रोलर से सेपरेट सेपरेट कंट्रोलर से
वो इसको कंट्रोल करते हैं फ्रेंड्स। ये चैनल कौन से ऑपरेट करना चाहिए, चैनल कब ट्रिप होना चाहिए, ये सारे कंट्रोल उसकी पीएलसी में है फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ईच चैनल में एक गेट कंट्रोल यूनिट रहते हैं। उस गेट कंट्रोल यूनिट ने इसका आउटपुट को मतलब वो कांस्टेंट वीसी का वोल्टेज से ऐसा देते हैं फ्रेंड्स, मतलब एक डीसी वोल्टेज जैसा देते हैं, एक मतलब पल्स जैसे इसका। ये गेट कंट्रोल यूनिट है फ्रेंड्स। जैसे गेट कंट्रोल यूनिट का बाद इसके बाद ये हमारा ऐसे इसमें भी है, ये हमारा चैनल बैलेंस है फ्रेंड्स। ये हमारा क्या होता है इन केस ये दोनों ऑटो चैनल है तो ये चैनल ये इसमें अगर हमारा चल रहा है तो सिस्टम, ये चैनल भी इसको फॉलो करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसको फॉलो करते हैं। अगर इन केस इस चैनल में फॉल्ट हुआ है तो इस चैनल को तुरंत चेंज ओवर करने के लिए वहीं से स्टार्ट करना है इसको, नहीं है तो हमारा वोल्टेज डिप हो जाते हैं। इसीलिए हमको चैनल बैलेंस देखते हैं, इसके बाद ही चेंज ओवर होते हैं। हमको मैन्युअली भी देखने के लिए यहाँ एक वोल्टमीटर दिया था चैनल बैलेंस देखने के लिए। इसके बाद गेट कंट्रोल यूनिट से जो भी गेट पल्स आ रहे हैं वो इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट पल्स स्टेज में आते हैं फ्रेंड्स। इंटरमीडिएट पल्स स्टेज में इसको हमारा इस कंट्रोल का थ्रू इसको कभी भी ब्लॉक करना है तो ब्लॉक भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये क्यों करते हैं वो हम अगले वीडियो में देख लेंगे, कैसे ब्लॉक करते हैं, कौन सी कंडीशन में ब्लॉक करते हैं। ऐसे किसी को भी ब्लॉक कर सकते हैं। इसके बाद हमारा फाइनल पल्स स्टेज है, इसके थ्रू हमारा थायरिस्टर में चला जाता है फ्रेंड्स। एक एक थायरिस्टर ब्लॉक के लिए एक एक फाइनल पल्स स्टेज कार्ड है फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमारा कंट्रोल है फ्रेंड्स। ये कंट्रोल में बेस्ड ऑन जो सेंसिंग इनपुट से वोल्टेज करंट जनरेटर करंट और फील्ड करंट का बेसिस में हम मतलब कैसे जो मोड सेलेक्ट किया था हमने कंट्रोल मोड, इसके हिसाब से गेट कंट्रोल से इसका फायरिंग पल्सेस जाते हैं फ्रेंड्स। वो फायरिंग पल्सेस इस वेव फॉर्म में हमको कहाँ देना है वो मिलते हैं सर हमको सिंक्रोनाइजिंग वोल्टेज से। ये हमारा चैनल 1 के लिए यू सिंक 1 है, चैनल 2 के लिए यू सिंक 2 है। ये हमारा एक सिंक्रोनाइजिंग ट्रांसफार्मर्स का थ्रू हमको जो सूटेबल वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं कम वोल्टेज में, ये वोल्टेज हमको इसमें जाता है गेट कंट्रोल यूनिट में। गेट कंट्रोल यूनिट जो हमारा जो जो भी हमारा चैनल इससे आया था इस वेव फॉर्म से, इसके बाद हमको पल्सेस जनरेट करते हैं वो इन सिंक्रोनाइजेशन विद इसका फ्रेंड्स। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। अगर इन केस इसका कुछ भी मिसमैच हो गया तो फ्रेंड्स हमारा थायरिस्टर में शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसीलिए सिंक्रोनाइजिंग वोल्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम आगे और डिटेल डिस्कस कर देंगे इसके बारे में। नेक्स्ट हमारा इनडायरेक्ट एक्साइटेशन सिस्टम है, इसको ब्रशलेस एक्साइटेशन भी बोलते हैं। आपको पहले भी बताया फ्रेंड्स, ये इंडस्ट्रीज में मोस्टली यही सिस्टम को हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत ही लेस मेंटेनेंस फ्री एक्साइटेशन सिस्टम है, क्योंकि इसमें कोई भी ब्रशेस नहीं रहते हैं फ्रेंड्स। इसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा जनरेटर का शाफ्ट में ही हमारा एक जैसा फ्रेंड्स इसमें जनरेटर का शाफ्ट में ही एक परमानेंट मैग्नेट जनरेटर रहता है फ्रेंड्स। परमानेंट मैग्नेट जनरेटर जैसा जिसका जनरेटर का जो प्राइम मूवर मूव करता है फ्रेंड्स, उसी टाइम पे पीएमजी का इसका जो परमानेंट मैग्नेट से स्टैट रोटर पे वो मूव करते हैं। इसकी वजह से जो ईएमएफ जनरेट होते हैं एसी वोल्टेज, लाइक एसी जनरेटर है, ये एसी वोल्टेज थ्री फेज जनरेट करते हैं। वो हमारा डीएवीआर में जाता है फ्रेंड्स। हमारा डीएवीआर डिजिटल ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर और एवीआर में जाते हैं फ्रेंड्स। ये हमारे एवीआर में गया था। फिर ये आपको बताया फ्रेंड्स, ये हमारे एवीआर में गया। फिर एवीआर है हमारा एक एसी एक्सेटर है फ्रेंड्स। एक एसी एक्सेटर है, एसी एक्सेटर का स्टार्टर में इंजेक्ट करते हैं फ्रेंड्स। जैसे यहाँ दिया था, ये हमारा एसी एक्सेटर है फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमारा एसी एक्सेटर है। जैसे ये थ्री फेज इनपुट हमारा एवीआर में गया है, एवीआर में जो थायरिस्टर ब्रिज के बाद कंट्रोल होकर ये हमारा एसी एक्सेटर का स्टार्टर में, ठीक है फ्रेंड्स, हमारा स्टार्टर में आएगा फ्रेंड्स। ये लाइक हमारा डीसी जनरेटर जैसे ही है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा स्टार्टर में आ गया। स्टार्टर में आने के बाद ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। जितना ये फील्ड करंट दे देगा इसकी प्रोपोर्शनलिटी इसका फ्लक्स बनेगा, इसकी प्रोपोर्शनलिटी इसका ईएमएफ बनेगा फ्रेंड्स।
वो ईएमएफ को ये एसी एक्सेटर के थ्रू यहाँ ये ऑलरेडी रोटेटिंग वाला चीज़ है, ये हमारा जनरेटर का जो रोटर का स्पीड में ही रोटेट होते हैं और इसमें हमारा डायोड ब्रिज है फ्रेंड्स, ठीक है, डायोड ब्रिज है, इसको रोटेटिंग रोटेटिंग डायोड ब्रिज भी बोलते हैं। इसके थ्रू हमको इसको इस हमारा डायरेक्ट फीड वाइंडिंग को इसका सॉफ्ट का थ्रू से इसमें कनेक्ट होता है फ्रेंड्स, डायरेक्ट फीड वाइंडिंग से। इसीलिए इसका रेटिंग बहुत कम रहता है फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट फीड करंट है। फॉर एग्जांपल हमको 180 एम्पियर है, लेकिन हमारा जो डीएवीआर है वो 10 एम्पियर का से भी चल जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमको इसका फीड में ही दे रहे हैं फ्रेंड्स। जो मेन आर्मेचर करंट है जो 180 एम्पियर है वो ये दे रहे हैं, इसका आर्मेचर दे रहा था, ठीक है। जो आर्मेचर को 180 एम्पियर देने के लिए जो वोल्टेज है वो हमको इस फील्ड करंट का थ्रू दे रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसीलिए यही हमारा सिस्टम है फ्रेंड्स, ठीक है। जो एसी एक्सेटर से और जो एवीआर से आया था वो इसका स्टार्टर में आया था। इसकी वजह से जो थ्री फेज वोल्टेज बना था ये हमारा रोटेटिंग डायोड ब्रिज से बनाया था। हर डायोड में एक सीरीज फ्यूज रहते हैं, मतलब एक फ्यूज रहता है सेमीकंडक्टर फ्यूज, वो हमारा जो मेन टर्बाइन फील्ड में चला जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें कोई भी ब्रश नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा रोटेटिंग आर्मेचर पे है और ये भी हमारा रोटेट होते हैं इसके साथ, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये दोनों रोटेटिंग वाला चीज़ है, तो इसी पे हमारा डायोड व्हील ब्रिज है। तो हमको यहाँ कोई भी ब्रश का ज़रूरत है ही नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है, कोई ब्रश का ज़रूरत है ही नहीं है। तो ये हमारा इंडस्ट्रीज में बहुत यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। कुछ कुछ जगह क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम लोग को ये पीएमजी नहीं रह सकते हैं, उसमें क्या करते हैं हमको थ्री फेज का कोई यूपीएस सप्लाई या नहीं है तो कुछ और कोई रिलायबल सप्लाई हम देकर हमारा एवीआर में देते हैं। एवीआर का थ्रू जो डीसी है इसमें डायरेक्ट देते हैं, तब भी हमको एवीआर है बहुत छोटा रेटिंग का है। लेकिन हमारा जो स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम है, जो डायरेक्ट एक्साइटेशन सिस्टम में, इसमें एवीआर है बहुत बड़ा रहता है, क्योंकि इसका रेटिंग बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा इनडायरेक्ट ब्रेथलेस सिस्टम कैसे है फ्रेंड्स, ब्रेथलेस एक्सीडेशन सिस्टम का इसका मतलब एवीआर का ब्लॉक डायग्राम है फ्रेंड्स। इसमें देख लीजिए जो पीएमजी का आउटपुट आ रहा है फ्रेंड्स, जो पीएमजी का आउटपुट आ रहे हैं ऐसे आ रहे हैं। यहाँ हमको जो पहले बताया था जो सिंक्रोनाइजिंग वोल्टेज है इसका वीडीसी जो इसका जो कंट्रोल डीसी वोल्टेज से पल्स बनाने के लिए सिंक्रोनाइजिंग वोल्टेज है वो यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारा चैनल 1 का थायरिस्टर ब्लॉक है और चैनल 2 का थायरिस्टर ब्लॉक है, और ये हमारा फीड करंट है वो हमको कंट्रोलर को देते हैं। इसका बाद दोनों है, इसका बाद हमारा फीड ब्रेकर है फ्रेंड्स, और फीड ब्रेकर इसका ऑपोजिट वाला ये हमारा फील्ड डिस्चार्ज रेसिस्टर है। जब हमको फील्ड ब्रेकर बंद रहते हैं हमारा फील्ड वोल्टेज को जो हमारा सॉरी हमारा इसका पीएमजी का इसका वोल्टेज को उसको मतलब जो वो सर्ज को इसको डिस्चार्ज करने के लिए फील्ड डिस्चार्ज रेजिस्टर यूज़ करते हैं। तो जैसे फील्ड ब्रेकर ऑन हुआ है तो ये हमारा एसी एक्सेटर का इसका स्टार्टर में चला जाएगा फ्रेंड्स। वो एसी एक्सेटर का जैसे स्टार्टर में चला जाएगा इसका वोल्टेज बनेगा और इससे डायोड ब्रिज का थ्रू इसका रोटर में चला जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये इसका रोटर में चला जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और ये हमारा पावर सर्किट है फ्रेंड्स। पावर सर्किट में पीएमजी से वोल्टेज आया था, थायरिस्टर ब्रिज है, थायरिस्टर ब्रिज के बाद फील्ड ब्रेकर है, फील्ड ब्रेकर से हमारा स्टार्ट इसका एक्सेटर में गया है, एक्सेटर से डायोड ब्रिज है, हमारा रोटेटिंग डायोड ब्रिज है, वहाँ से जनरेटर का फील्ड करंट में गया है फ्रेंड्स डायरेक्टली। ये हमारा पावर सर्किट है। और हमारा कंट्रोल सर्किट में पहले जैसे बताया था इसको थायरिस्टर ब्रिज को कैसे कंट्रोल करना है, इसको आउटपुट वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए या विथ रेस्पेक्ट टू जो कंट्रोल मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। वोल्टेज कंट्रोल है तो इसका वोल्टेज कांस्टेंट कंट्रोल करने के लिए इसमें कितना करंट देना चाहिए वो सब ये बेसिकली ये कंट्रोल का थ्रू होते हैं फ्रेंड्स। उसके लिए हमारा जनरेटर का वोल्टेज दे दिया था, जनरेटर का करंट दे दिया था और फील्ड करंट दे दिया था, ये तीनों और लिमिटर से जो भी है उसके थ्रू। और हमारा यू सिंक्रोनाइजिंग वोल्टेज है चैनल 1 के लिए यू सिंक 1, चैनल 2 के लिए यू सिंक 2 है, और चैनल का आपस में कंट्रोल है, ये कंट्रोल के लिए पीएलसी रहेगा।
और गेट कंट्रोल के लिए एक रहेगा फायरिंग कट कंट्रोलर है। इसका बाद यहाँ हमारा जो चैनल बैलेंस है, जो नल बैलेंस भी बोलते हैं इसको, चैनल बैलेंस देखने के लिए दूसरा चैनल इसको ट्रैक कर रहे हैं नहीं है इन केस ऑफ ऑटो चैनल है। मैनुअल चैनल में भी अगर मैनुअल में डालना है तो ये नल बैलेंस देख कर ही डालते हैं। और हमारा जो सिस्टम भी पीएलसी सिस्टम है उसको अलाउ नहीं करते अगर नल बैलेंस मतलब अलाउबल रेंज में नहीं है तो। जैसे गेट कंट्रोल से आया था, इसके बाद पल्स फाइनल स्टेज से इसका थायरिस्टर में चला जाएगा फ्रेंड्स, वो फायरिंग के हिसाब से हमको ये जनरेट होगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमारा कंट्रोल है। और ये कंट्रोल में हमको जितना भी पावर सप्लाई चाहिए हमको, +5 वोल्ट -5 वोल्ट ±15 वोल्ट है, 24 वोल्ट है, ये भी कहाँ से देते हैं फ्रेंड्स, ये पीएमजी से ही देते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि पीएमजी यहाँ बहुत ही रिलायबल है, क्योंकि जनरेटर का जो स्पीड है वो मेंटेन होते हैं, इसीलिए जो वो हमारा प्राइम मूवर से मेंटेन होते हैं, इसीलिए पीएमजी का एक इनपुट देते हैं। और स्टेशन बैटरी सप्लाई भी देते हैं, इनकेस पीएमजी का कोई भी वजह से फेल हो गया तो स्टेशन बैटरी सप्लाई से तो रहते हैं। और उसके थ्रू जो पावर सप्लाई रहते हैं वो हमारा चैनल 1 का कंट्रोल के लिए और चैनल 2 का कंट्रोल के लिए और बाकी सारे कंट्रोल सर्किट के लिए भी यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमारा ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम है और इसके बारे में हम इन डिटेल समझ लेंगे फ्रेंड्स। तो बेसिकली ये ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम में बेसिकली दो मेन चीज़ यहाँ आपको दिख रहा था। एक हमारा थायरिस्टर ब्रिज है, दूसरा हमारा फील्ड ब्रेक रेफरेंस। और इसमें एक और रेफरेंस अगर टेस्ट करने के लिए जब हमको जनरेटर बंद रहते हैं उसमें अगर डीवीआर को कमीशन करना है या टेस्ट करना है, उस टाइम पे क्या करना है फ्रेंड्स, हमको जनरेटर तो हमेशा ऑन नहीं कर सकते हैं उस कंडीशन के इनिशियली इंस्टॉलेशन कमीशनिंग के लिए। इसी के लिए एक टेस्ट सप्लाई का वोल्टेज भी देते हैं और ये टेस्ट सप्लाई ट्रांसफार्मर का थ्रू जब पीएमजी अवेलेबल नहीं है इस डीवीआर को टेस्ट करने के लिए, कमीशनिंग करने के लिए या लोड टेस्ट करने के लिए और सारे चीज़ के लिए उस सप्लाई से हम यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ओनली फॉर टेस्ट सप्लाई है, नॉर्मल कंडीशन में ये आइसोलेट में ही रहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, सो हमारा इस इनडायरेक्ट एक्साइटेशन सिस्टम में और डायरेक्ट एक्साइटेशन सिस्टम में मेन हमारा चीज़ है जी, ये हमारा थायरिस्टर ब्लॉक है और फील्ड ब्रेकर है हमारा पावर सर्किट में। तो इसके बारे में हम इन डिटेल समझ लेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले हमारा थायरिस्टर ब्रिज है। जो थायरिस्टर ब्रिज है हमारा 3 फेज फुल्ली कंट्रोल्ड थायरिस्टर ब्रिज है। उसमें 6 की 6 मतलब थायरिस्टर ही रहते हैं और हर थायरिस्टर में फ्यूजेस रहते हैं, आर्म फ्यूजेस है और हर थायरिस्टर में स्नब्बर सर्क्यूट रहते हैं, आरसी स्नब्बर सर्क्यूट पर डीवी/डीटी प्रोटेक्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, और हर हर एक थायरिस्टर को मतलब हर एक चैनल के लिए पल्स फाइनल स्टेज का मॉड्यूल रहते हैं, हर एक ब्रिज के लिए एक एक चैनल 1 है तो मतलब कितना ब्रिज है तो उतना फाइनल पल्स स्टेज रहते हैं और पल्स ट्रांसफॉर्मर्स रहते हैं। और मैं आपको बताया था सारे थायरिस्टर्स में सेमीकंडक्टर फ्यूजेस रहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और बेसिकली हमारा थायरिस्टर्स फ्रेंड्स ऐसे दिखते हैं हमको, ये थायरिस्टर्स से ऐसे दिखते हैं। ये थायरिस्टर्स का ये जैसे सर्किल जैसे दिख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये हमारा थायरिस्टर है। जैसे इसको अगर बॉटम से देख रहे हैं तो जो बॉटम से इसका नीचे से देख रहे हैं तो फ्रेंड्स ये हमारा थायरिस्टर है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। और ये हमारा गेट है फ्रेंड्स, ये हमारा गेट है ये थायरिस्टर का। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा गेट है थायरिस्टर का। और ये हमारा एनोड है फ्रेंड्स, नीचे वाला जो नीचे की तरफ है वो एनोड है। यहाँ आपको दिख रहा था जो साइड में जैसे हमको फ्रंट साइड से यहाँ दिख रहे हैं उसमें ऐसे दिख रहे हैं फ्रेंड्स हमको। जो नीचे जो हीट सिंक में हमने कनेक्ट कर रहा था वो एनोड है और ऊपर इसमें जो वायर निकाल रहा था वो कैथोड है और बीच में जो दिख रहा था टर्मिनल है वो गेट है फ्रेंड्स। ये गेट है, नीचे वाला है हमारा एनोड है जो हीट सिंक के साथ कनेक्ट हो रहे हैं और ऊपर वाला कैथोड है फ्रेंड्स। ठीक है, हमारा कैथोड है, इसका ऐसा एक नट बोल्ट का कनेक्शन के साथ दिया था। हम अगर ब्रिज में देख रहे हैं तो ऐसे दिखते हैं फ्रेंड्स हमको। छः की जो हमारा 6 थायरिस्टर्स है ऐसे दिखते हैं ब्रिज में। ये थायरिस्टर का मतलब जो हमारा SCR है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड, SCR के बारे में अगर देखें तो SCR है जो PN है, PN टाइप डिवाइस है, मतलब SCR है। और ये फ्रेंड्स इसमें टर्मिनल 1 है, सबसे लास्ट वाला यहाँ P से कनेक्टेड है। टर्मिनल 2 जो हमारा एनोड ये है, हमारा कैथोड ये है फ्रेंड्स।
और इसमें एक जंक्शन 1 है, फर्स्ट जंक्शन है, जंक्शन 2 ए और जंक्शन 3 ए वाला है। अगर हम इसको एनोड को पॉजिटिव सप्लाई और कैथोड को नेगेटिव सप्लाई दिया तो हमको ये क्या होगा फ्रेंड्स, ये फॉरवर्ड बायस होगा पीएन पॉजिटिव की वजह से, और ये भी फॉरवर्ड बायस होगा, लेकिन ये बीच वाला जंक्शन है रिवर्स बायस है, इसकी वजह से हमको करंट कंडक्टिविटी नहीं होगा फ्रेंड्स, मतलब ये कंडक्ट नहीं होगा क्योंकि रिवर्स बायस है। अगर हमको इसका पोलैरिटी उल्टा किया फ्रेंड्स, अगर यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव दिया तो ये हमारा रिवर्स बायस हो जाएगा और ये भी रिवर्स बायस हो जाएगा, बीच वाला फॉरवर्ड बायस होगा फ्रेंड्स। सो इन ईदर केस अगर ये फॉरवर्ड बायस में भी है रिवर्स बायस में भी है, ये करंट मतलब ये कंडक्ट हो नहीं रहे फ्रेंड्स। यही हमको यहाँ भी प्लॉट में दिखाया था हमको, ये फॉरवर्ड बायस में भी ब्लॉक कर रहा था और रिवर्स बायस में भी ब्लॉक कर रहा था। अगर फॉरवर्ड बायस में एक वोल्टेज के बाद एक फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज है, अगर उससे भी ऊपर बढ़ाया तो तब ये कंडक्ट करेगा फ्रेंड्स। वो बहुत ज़्यादा वोल्टेज रहते हैं, वो ग्रेटर देन हमारा नॉर्मल जो हमारा ऑपरेटिंग वोल्टेज से ज़्यादा ही रहता है फ्रेंड्स। ऐसा रिवर्स वोल्टेज में भी, मतलब जो फॉरवर्ड वोल्टेज में ये रिवर्स बायस में जो है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए जो मैक्सिमम वोल्टेज चाहिए, मतलब जो मिनिमम वोल्टेज इसको ब्रेक डाउन करने के लिए चाहिए उसको फॉरवर्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं फ्रेंड। अगर रिवर्स बायस में देखेगा तो हमको दो जंक्शन को ब्रेक डाउन करने हैं, तो इसमें जो रिवर्स बायस में जो ब्रेक डाउन करने के लिए चाहिए इसको रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं फ्रेंड। लेकिन अभी इसमें जो गेट टर्मिनल है, अगर ये गेट टर्मिनल है, ये गेट टर्मिनल में अगर करंट दे देंगे तो हम ये करंट मिनिमम गेट करंट दे देंगे तो हमको ये पहले ये कोई भी वोल्टेज पे हमारा ये ऑपरेट कर सकते हैं फ्रेंड्स, ऑन हो सकते हैं। ठीक है, इसी को ही हम अब देखेगा तो अगर गेट करंट है ही नहीं है तो ये फॉरवर्ड बायस में भी ब्लॉक करेगा, रिवर्स बायस में भी ब्लॉक करेगा। अगर गेट करंट दे देगा तो ये कंडक्ट करेगा फ्रेंड्स, जैसे ये कंडक्ट करेगा तो इसका वोल्टेज जीरो है फ्रेंड्स, क्योंकि जैसे ये कंडक्ट करेगा तो ये शॉर्ट सर्किट जैसे ही है, मतलब इसके अक्रॉस जैसा स्विच जैसे है ना फ्रेंड्स, ये जैसे स्विच क्लोज करेगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज जीरो है, इसीलिए ओनली करंट दिखाया था आइडियली, इसका वोल्टेज जीरो है यहाँ इस पॉइंट में। बाकी कंडीशन में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें फॉरवर्ड बायस में भी इसका करंट जीरो है, तो इसीलिए इसमें करंट जीरो है, लेकिन वोल्टेज कितना भी बढ़ाएंगे तो अप टू फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज तक इसका करंट जीरो ही है, इसीलिए ऐसे दिखाया था। रिवर्स बायस में भी ऐसे ही इसका करंट जीरो है, इसीलिए ऐसे दिखाया फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमारा बेसिक है इसका। अगर हम हमारा ब्रिज में ऐसे देखेंगे तो फ्रेंड्स हर एक थायरिस्टर में फ्रेंड्स ये हमको देख रहा था, ये हमारा एनोड है और कैथोड में ऐसा कनेक्शन दिया था हमको। ठीक है फ्रेंड्स, ये कैथोड में कैसे दे रहे हैं फ्रेंड हमको, एक हमारा फ्यूज जैसे मैं आपको बताया था, हर थायरिस्टर के साथ फ्यूज रहेगा, ये हर थायरिस्टर के साथ फ्यूज रहेगा फ्रेंड। ये भी अनकनेक्टेड कंडीशन में फ्रेंड्स ऐसे ही है, इसको हमको जो ब्रिज जैसा कनेक्शन कराना पड़ता है फ्रेंड्स। ठीक है, अभी ये फ्रेंड्स हमारा ये थायरिस्टर ब्रिज है, जो हमारा थायरिस्टर ब्रिज है इसको हम देख लेंगे फ्रेंड्स ऑपरेशन। अभी ये हमारा जो तीनों फेज का अगर सप्लाई दे देगा तो फ्रेंड्स तीनों फेज का, अगर ये हम जैसे इसका फायरिंग सीक्वेंस ऐसा होगा फ्रेंड्स, ये अगर अनकंट्रोल्ड है यानी ये तो 0 डिग्रीज में इसका फायरिंग किया तो जो टॉप मैक्सिमम वोल्टेज जो लाइन वोल्टेज मिलते हैं फ्रेंड्स, जो लाइन वोल्टेज जो मैक्सिमम जो मिलते हैं वही वोल्टेज हमको आउटपुट में रिफ्लेक्ट होगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगर मैक्सिमम वोल्टेज अगर फायरिंग एंगल जीरो ही समझ लेंगे, जो मैक्सिमम लाइन वोल्टेज रिफ्लेक्ट होगा उसी की वजह से वही करंट रिफ्लेक्ट होगा। आप अगर देखेगा तो पहले ये 60 डिग्री से ये होगा हमारा 60 डिग्री के लेकर 120 डिग्रीज तक। ठीक है फ्रेंड्स, इस 60 डिग्रीज में हमको आर और एस फेज मतलब T1 और T6, ठीक है फ्रेंड्स, T1 और T6 कंडक्ट करेगा। नेक्स्ट 60 डिग्रीज में R1 मतलब ये T1 और T2 कंडक्ट करेगा फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसा सो इसका करंट है 120 डिग्रीज के लिए करंट फ्लो होगा, इसके बाद ये बंद हो जाएगा, इसके बाद ये नेगेटिव साइकिल में जब ये नेगेटिव होगा आर का तब फिर से 120 डिग्रीज कंडक्ट होगा फ्रेंड्स। तो ये आप समझ लीजिए हर एक इसमें पॉजिटिव 120 डिग्रीज और नेगेटिव 120 डिग्रीज कंडक्ट करते हैं फ्रेंड्स हर एक थायरिस्टर। ठीक है, अगर हम इसको इस प्लॉट में ड्रा करेंगे तो फ्रेंड्स
अगर 20 मिली सेकंड है, एक साइकिल का प्लॉट किया था मैंने। ये हमारा फेज वोल्टेज है आर बाई बी, और ये हमारा लाइन वोल्टेज से फ्रेंड्स ड्रा किया था। इसमें हम देख लेंगे, आप यही फंडा है फ्रेंड्स। सिंपली जो मैक्सिमम पॉजिटिव वोल्टेज रहते हैं वो ऊपर वाला लेग कंडक्ट करते हैं। जैसे इसमें मैक्सिमम पॉजिटिव वोल्टेज इस 60 डिग्रीज में कौन सी है फ्रेंड्स? आर फेज है, आर वे, इसीलिए आर फेज का कंडक्ट करते हैं। और इसमें भी जो पॉजिटिव, जो पहले वाला आर है, इसीलिए ये पहले 60 डिग्रीज में भी आर ही कंडक्ट कर रहे हैं ऊपर वाला, और इसमें भी आर ही कंडक्ट करते हैं फ्रेंड्स। ऐसे इसमें देखेगा तो मैक्सिमम वाई, इसमें भी वाई, सो इसीलिए वाई कंडक्ट करते हैं। इसमें मैक्सिमम बी बी आर, पहले वाला बी और बी कंडक्ट करते हैं। और जो नेगेटिव लेग है, आप इस 60 डिग्रीज में देखेगा तो सबसे नेगेटिव वाला कौन सी है फ्रेंड? ये है हमारा, मतलब वाई। सो वाई कंडक्ट करते हैं, और इसमें सबसे नेगेटिव वाला ए है, ये हमारा बी है। ऐसे फ्रेंड्स हमारा ये कंडक्ट करते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा थायरिस्टर ब्लॉक है इसका। जो अभी हमने फायरिंग रेफरेंस 0 डिग्रीज किया, मतलब 0 डिग्रीज मतलब यहीं पर ही किया था। 0 डिग्रीज मतलब एक्चुअली हमारे इस वेव फॉर्म में 60 डिग्रीज है, लेकिन हमको इसके पहले तो हम ऑपरेट नहीं कर सकते, इसीलिए हमको फायरिंग एंगल को इसी को ही 0 मान लेंगे इसमें। तो यहाँ 0 डिग्रीज में कंडक्ट किया तो ये यहाँ चालू होगा, और यहाँ आने के बाद ये अपने आप सेल्फ मतलब आर फेस का ये आ जाएगा। इसके बाद ये मैक्सिमम आएगा, ऐसे फ्रेंड्स, ठीक है। इसको 0 डिग्री से इसमें मैक्सिमम वोल्टेज हमको आउटपुट वोल्टेज मिलते हैं फ्रेंड्स। अगर इसको 30 डिग्रीज किया फ्रेंड्स हमने, ठीक है, इसमें हर एक ब्लॉक है फ्रेंड्स, ये 30 डिग्री से, ये 30 डिग्रीज के हिसाब से बनाया फ्रेंड्स हमने ग्रिड, ठीक है। अभी 30 डिग्रीज किया तो इसका वेव फॉर्म ऐसे फ्रेंड, इसका फंडा यही है, मतलब हर 60 डिग्रीज के लिए वेव फॉर्म रहेगा ऐसा, और 120 डिग्रीज के लिए एक फेज कंडक्ट करता है फ्रेंड, ठीक है। अगर 90 डिग्री से है तो हमको नेट वोल्टेज है फ्रेंड्स 0 है, क्योंकि ये 0 का उस साइड इस साइड है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर 120 डिग्री से, अभी क्या हो गया फ्रेंड्स, अभी नेगेटिव में चला गया ये वेव फॉर्म, ठीक है फ्रेंड्स, अभी नेगेटिव में चला गया था। अगर इसको 180 डिग्रीज कर दिया तो हमको नेगेटिव में जो मैक्सिमम वोल्टेज है फ्रेंड्स, जैसे हमको 0 डिग्रीज में होगा वही चीज़ें नेगेटिव में मैक्सिमम वोल्टेज हमको मिल रहा था। अगर इसी को ही हम प्लॉट कर दिया फ्रेंड्स दोबारा, अल्फा इक्वल 0 पे जो मैक्सिमम वोल्टेज है, इसके बाद 30 डिग्रीज में शिफ्ट हुआ था, ये हमारा 60 डिग्रीज पे है, 90 डिग्रीज में एग्जैक्ट 0 हो गया नेट वोल्टेज डीसी का, और 120 डिग्रीज में ऐसे ही इसके ऑपोजिट हो रहा था, 150 में ये है, और 180 में मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज हो गया। इसी को अगर हम अल्फा के हिसाब से प्लॉट करेंगे तो फ्रेंड्स, जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है अल्फा इक्वल टू 0 पे, जो मैक्सिमम वोल्टेज है अल्फा इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम पॉजिटिव वोल्टेज है, और अल्फा जो फायरिंग एंगल 90 डिग्रीज पे 0 वोल्टेज है, और फायरिंग एंगल 180 पे जो मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज है। जो इसमें पॉजिटिव मिल रहा था उसको बोलते हैं रेक्टिफायर मोड है, क्योंकि वो पॉजिटिव है, इसमें क्या हो रहे हैं डीसी सही से बन रहा था, और दूसरा इसमें बोलते हैं इन्वर्टर मोड है, इसमें डायरेक्शन ऑपोजिट हो रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हमने इसी को ही विथ रेस्पेक्ट टू पल्स देख लेंगे फ्रेंड्स, इसी को ही अल्फा 0 डिग्रीज फायरिंग एंगल 0 डिग्रीज पे हम देख लेंगे हमारा फायरिंग पल्स ऐसे देते हैं फ्रेंड्स। मतलब पहली बार तो हमको हर बार दो दो देना पड़ता है, मतलब एक्चुअली तो अगर आर फेस को यहाँ फायरिंग दिया तो ये 120 डिग्रीज कंडक्ट होते हैं, लेकिन हम लोग सेफ्टी के लिए एक और फायरिंग पल्स यहाँ भी देते हैं। लेकिन यहाँ आर फेस का चालू हुआ था, और यहाँ आर और वाई का किया था हमने फायरिंग। इसके बाद आर और बी का, आर का एक और बार दे देंगे फर्स्ट टाइम, बी को दे देंगे, और नेक्स्ट टाइम से तो एक ही फायरिंग पल्स से आर का पूरा सीक्वेंस चलते हैं फ्रेंड्स। यही हमको यहाँ प्लॉट किया तो आर को एक बार 0 डिग्रीज पे, एक बार 60 डिग्रीज पे किया था, ऐसा वाई को, बी को ऐसे सीक्वेंस में हमने किया था फ्रेंड्स। अभी हमने इसका, अगर मैं फिजिकली ऑसिलोस्कोप में इसका सारे फायरिंग पल्सेस है जो फाइनल पल्स ब्लॉक में जो आ रहे हैं उस फायरिंग पल्सेस को रिकॉर्ड किया तो ये फ्रेंड्स आर फेस का जो फर्स्ट टाइम है जब चालू होते हैं वहाँ 2 बार हो रहा था आर फेस को, जैसे हमको पहले बताया था ऐसा वाई बी का है, ऐसा है फ्रेंड्स।
इसको अभी हम एक फेज का वेव फॉर्म कैसे देख लेंगे फ्रेंड्स। एक फेज का वेव फॉर्म अगर आर फेज का इसका फायरिंग पल्स दिया तो अगर अल्फा 0 डिग्रीज पे इसका मैक्सिमम वोल्टेज जो बन रहा था फिजिकली वो है फ्रेंड्स, ये हमारा सिंक्रोनाइजिंग वोल्टेज है। मैं आपको जो सिंक्रोनाइजिंग वोल्टेज बताया फ्रेंड्स, ये सिंक्रोनाइजिंग वोल्टेज के बेसिस में ही हमको ये फायरिंग पल्सेस हम लोग जनरेट कर रहा था। अगर ये सिंक्रोनाइजिंग वोल्टेज इन केस फेज मिसमैच हो गया तो ये भी मिसमैच हो जाएगा और हमारा सर्किट भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा फ्रेंड्स। इसीलिए सिंक्रोनाइजिंग वोल्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर सिंक्रोनाइजिंग वोल्टेज इन केस है भी नहीं है तो ये पल्सेस भी ये जनरेट नहीं कर पाएगा हमारा कंट्रोलर। इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा बिहेवियर कभी भी हमारा वोल्टेज पल्स ब्लॉक में हमको पल्सेस नहीं आ रहे तो सिंक्रोनाइजिंग वोल्टेज भी चेक करना पड़ता है फ्रेंड्स। जैसे हमको फायरिंग एंगल बढ़ा है तो ये धीरे धीरे से इसका वेव फॉर्म शिफ्ट हो रहा है फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स ये वेव फॉर्म शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। ये देख लीजिए यहाँ आउटपुट वेव फॉर्म 0 हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमारा थायरिस्टर ब्रिज है फ्रेंड्स। फिजिकली भी आपको ऑसिलेटर का वेव फॉर्म दिखाया था जैसे बनते हैं। अभी नेक्स्ट है हमारा फील्ड ब्रेकर है। फील्ड ब्रेकर का पर्पज है फ्रेंड्स हमारा थायरिस्टर ब्रिज को हमारा फील्ड सर्किट के साथ कनेक्ट करना, और जब बंद करने के टाइम पर हमारा फील्ड वाइंडिंग का जो भी हमारा इसका जो बनते हैं मैग्नेटिक एनर्जी इसको डिस्चार्ज करने के लिए फ्रेंड्स, दोनों काम के लिए फील्ड ब्रेकर यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा जो ड्यूअल ऑटो चैनल है ये भी है फ्रेंड्स। इसमें ऑटो एक चैनल है ऑटो वाला, दूसरा चैनल मैनुअल वाला है। तो इसको कैसे रहता है ये फ्रेंड्स, इसका पावर सप्लाई ऑटो चैनल का सबका अलग जो आपको पहले दिखाया था वो सारे कंट्रोल कार्ड के लिए आते हैं। जो हमको सी टी पी टी का जो ऑटो चैनल में आते हैं वो इसका कमांड है, मतलब गेट कंट्रोल में जाता है। इसके बाद पल्स फाइनल स्टेज में जाते हैं, वो हमारा थायरिस्टर ब्रिज में जाते हैं फ्रेंड्स। लेकिन जो हमारा मैनुअल कंट्रोल में है इसका कोई सेंसिंग इनपुट का कोई ज़रूरत नहीं है। सी टी पी टी का जो हम जैसे चेंज करते हैं ऐसे ही होते हैं। तो हमारा मैनुअल कंट्रोल यहाँ से लेकर गेट कंट्रोल में जाते हैं। हमारा कंट्रोल का मैन इससे लेकर गेट कंट्रोल में जाते हैं, इसके बाद पल्स फाइनल स्टेज, इसके बाद हमारा ब्रिज में जाते हैं फ्रेंड। तो ये हमारा सिंपल है। ठीक है, लेकिन इसमें आजकल तो हर जगह ड्यूअल ऑटो चैनल प्रेफर कर रहे हैं फ्रेंड। ये हमारा ड्यूअल ऑटो चैनल है फ्रेंड। इसमें क्या है, इसमें सप्लाई मेन ऑटो का जो सप्लाई है इस तीनों कार्ड में जाते हैं पहले जैसे ही ऐसा। दूसरा स्टैंड पे ऑटो चैनल का भी सप्लाई तीनों कार्ड में जाते हैं। और दोनों ऑटो चैनल से यहाँ तो दोनों चैनल्स के लिए डेडिकेटेड सीटी और पीटी इनपुट्स और फील्ड इनपुट्स भी देते हैं। और ये ऑटो चैनल का सेम है जो इसका ये गेट कंट्रोल को देते हैं। गेट कंट्रोल से पल्स फाइनल स्टेज में जाते हैं और इसका थ्रू हमारा ब्रिज में जाते हैं थायरिस्टर ब्रिज का। और ऐसे ही दूसरा ऑटो चैनल भी है, इसीलिए ये भी सेम ही है फ्रेंड्स। हमारा जो पावर सप्लाई है फ्रेंड्स, इसका जो आपको दिखाया था इसका पावर सप्लाई है। जो हमारा पावर सप्लाई दिखाया था फ्रेंड्स, ये दोनों पावर सप्लाई ये कैसे बनते हैं फ्रेंड्स रिलायबिलिटी के लिए। जो हमारा डीसी है, जो हमारा स्टेशन डीसी सप्लाई भी आते हैं, हमारा जो पीएमजी से जो थ्री फेज एसी सप्लाई आ रहे हैं वो भी आते हैं। इससे हमको जो डीसी बनते हैं वो हमारा चैनल 1 का सप्लाई के लिए यूज़ करते हैं जो यहाँ दिखाया था। जो हमारा चैनल 1 का सप्लाई के लिए है और चैनल 2 का सप्लाई के लिए है, और बाकी कंट्रोल के लिए भी यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, बाकी सीक्वेंशियल कंट्रोल के लिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा इन केस ऑफ ड्यूअल ऑटो एंड ड्यूअल मैनुअल चैनल, मतलब हर ऑटो चैनल के साथ मैनुअल चैनल भी है। तब क्या होता है फ्रेंड्स, अगर हमारा डीएवीआर है और एवीआर है अगर ऑटो में चल रहे हैं फ्रेंड्स, ऑटो चैनल 1 ऑटो पे चल रहे हैं, इन केस चैनल 1 ऑटो में कुछ भी फॉल्ट हुआ है, कुछ भी फेल हुआ है तो वो इमीडिएटली चैनल 2 का ऑटो में चला जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगर चैनल 2 का ऑटो में भी कुछ प्रॉब्लम होगा, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम मतलब क्या है फ्रेंड्स, अगर इसका वोल्टेज का इनपुट नहीं आ रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा कुछ आ रहा है मतलब इसका पीटी का फ्यूज उड़ गया था, इसका भी उड़ गया था और इसका भी उड़ गया, तो तब क्या होता है फ्रेंड्स, ये ऑटो चैनल 2 ऑटो से मैनुअल चैनल 2 का मैनुअल में चला जाता है फ्रेंड्स।
इन केस चैनल 2 का मैनुअल भी फेल हो गया फ्रेंड्स, तब ये ट्रिप हो जाते हैं फ्रेंड्स। कभी भी मैनुअल से मैनुअल चैनल चेंज ओवर नहीं होते फ्रेंड्स, और मैनुअल से ऑटो भी चैनल चेंज ओवर कभी नहीं होते हैं, क्योंकि इसका जो पहले भी बताया फ्रेंड्स मैंने, ये चैनल चेंज ओवर के पहले हमेशा हमको जो चैनल के बीच में जो हमको वीडीसी बन रहे हैं, मतलब गेट कंट्रोल कार्ड से जो हमारा जो आउटपुट बन रहे हैं, इसका आउटपुट सेम होना चाहिए फ्रेंड्स। आउटपुट कब सेम होगा? ये फॉर एग्जांपल ये ऑटो चैनल में ये अगर इसमें चल रहा था हमारा डीएवीआर, ये ऑटो चैनल क्या करते हैं, इसका ट्रैक करते हैं, जिसका जितना इसका डीसी वीडीसी चल रहे हैं, मतलब इसका पल्स के लिए कितना वोल्टेज चल रहे हैं, उतना वोल्टेज को ये ट्रैक करके उतना पे ही रखते हैं। इसीलिए कभी भी ये फेल हो गए तो तुरंत इसमें चला जाते हैं, और इसका मैनुअल चैनल भी इसी के साथ मेंटेन होते हैं। कभी भी ये फेल हो गए तो इसमें चला जाते हैं, लेकिन ये मैनुअल से ऑटो चैनल कभी भी चेंज ओवर नहीं हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही है, इस मैनुअल चैनल से इस मैनुअल में भी चेंज ओवर कभी नहीं हो सकते फ्रेंड्स। ठीक है, इसीलिए ऐसे ये ट्रिप हो जाते हैं। ऐसे सीए में फॉर एग्जांपल इस ऑटो चैनल में चल रहे हैं, इन केस इस ऑटो चैनल में फेल हो गया था, तब दूसरा चैनल वन का ऑटो में चले जाते हैं। अगर चैनल वन का ऑटो फेल हो गया तो चैनल वन का मैनुअल में चले जाते हैं। अगर चैनल वन का मैनुअल फेल हो गया तो ये ट्रिप हो जाते हैं। यहाँ भी सेम है फ्रेंड्स, चैनल वन का मैनुअल से चैनल टू का मैनुअल में नहीं जाते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ ड्यूअल ऑटो एंड सिंगल मैनुअल चैनल है फ्रेंड्स, तब क्या होता है, अगर ऑटो वन में पे चल रहे हैं फ्रेंड्स, पहले चैनल वन का ऑटो में चल रहा है, तो अगर चैनल वन का ऑटो में कुछ भी फेल हुआ तो चैनल टू का ऑटो में आ जाते हैं, और चैनल टू का ऑटो में भी फेल हुआ है तो तब मैनुअल में आ जाते हैं। अगर मैनुअल में फेल हुआ तो फिर ट्रिप हो जाते हैं फ्रेंड्स। इन केस मैनुअल में फेल हो गया, मैनुअल में फेल होने के पहले इसका चैनल वन का ऑटो को कोई रीसेट किया, तब भी वो मैनुअल से ऑटो में नहीं जाते हैं फ्रेंड्स। यही आपको रूल बताया था, कभी भी मैनुअल टू मैनुअल चैनल चेंज ओवर नहीं होते हैं, और मैनुअल टू ऑटो भी चैनल चेंज ओवर नहीं होते हैं। तो मैनुअल चैनल फेल हुआ है तो ये ट्रिप ही हो जाते हैं फ्रेंड्स। अगर हमको सिंगल ऑटो मैनुअल चैनल है, मतलब तो चैनल वन ऑटो है और चैनल टू मैनुअल है फ्रेंड्स, बहुत पुराना, मतलब बहुत सस्ता डीएवीआर है, मतलब बहुत सस्ता एवीआर है ये, एवीआर है डीएवीआर है, लेकिन ये बहुत सस्ता वाला है, लेकिन कम रिलायबिलिटी वाला है फ्रेंड्स। इसमें क्या होते हैं, चैनल वन ऑटो है, चैनल टू मैनुअल है फ्रेंड्स। इसमें क्या होते हैं, कभी भी चैनल वन फेल हो गया तो ऑटो चैनल, इसमें मैनुअल में तुरंत चेंज ओवर होते हैं। अगर चैनल टू मैनुअल भी फेल हो गया तो इसके पहले अगर ऑटो को रीसेट कर भी दिया तो ये मैनुअल से ऑटो चेंज ओवर नहीं होते हैं, क्योंकि आपको रूल बताया था मैनुअल से ऑटो कभी चेंज ओवर नहीं होते हैं। वो मैनुअल चैनल फेल होने से मिशन को ट्रिप कर देते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, हमारा जो स्टेज वन का ट्रिपिंग में जनरेटर ट्रिप हो जाते हैं फ्रेंड्स, हमारा एक्साइटेशन का। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा एवीआर का पार्ट वन वीडियो फ्रेंड्स। अगले वीडियोस में और हम बीएचएल और एबीबी का डीएवीआर के बारे में और डिटेल समझ लेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू।